हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कहा जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जैसा को आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अधिनियम तैयार किया गया, उसे ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नाम दिया गया। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो 200 सालों से भारत पर शासन करते चले आ रहे थे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हमें उस ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उनके द्वारा एक घोषणा कर दी गई। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा एक घोषणा कर दी गई कि 30 जून 1947 को हम भारत से ब्रिटेन के शासन को समाप्त कर देंगे। भारत से ब्रिटेन के शासन को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। घोषणा किसने करी थी? क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटेन के यानी कि जो इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि 30 जून 1947 को हम भारत से ब्रिटेन के शासन को समाप्त कर देंगे या भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। जो मुस्लिम लीग थी वो क्या थी? वो भारत का विभाजन चाहती थी। मुस्लिम लीग भारत विभाजन की पक्षधर थी। तो क्या किया उसने? भारत विभाजन के पक्ष में क्या कर दिया? एक आंदोलन कर दिया। मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया। तो फिर क्या हो गया कि 3 जून 1947 को जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के बंटवारे की एक योजना प्रस्तुत करी गई। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत को बांटने के लिए एक योजना पेश की गई। उस योजना को क्या कहा गया? माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान उसको बोला गया। प्रश्न भी पूछा जाता है कि माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है? तो माउंटबेटन योजना जो है वो भारत के विभाजन से संबंधित है। और ये माउंटबेटन योजना जो थी वो कब आई थी, यानी इसकी जो एक तिथि है वो कब मानी जाती है? वो 3 जून 1947 मानी जाती है। माउंटबेटन के भारत विभाजन की योजना थी, यानी जो माउंटबेटन योजना थी, इसको कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग तो पहले से ही भारत के विभाजन की पक्षधर थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना थी भारत विभाजन की, उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर लिया? उसको स्वीकार कर लिया। यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही भारत के विभाजन के पक्ष में हो गए। और इसके बाद ये अधिनियम बनाया गया जिसके बारे में हम बात कर rहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निर्माण किया गया और इसे बना करके क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित कुछ 2-3 बिंदु अवश्य पूछे जाते हैं, जिनको मैंने नोट करके नीचे लिख दिया है। इनको आपको याद करने की आवश्यकता है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसको ब्रिटेन की संसद में यानी ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? किस तिथि को पेश किया गया? तो वो तिथि मानी जाती है 4 जुलाई 1947। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया। और वहाँ पेश होने के बाद में इसको परमिशन, यानी कि जो राजाशाही संस्तुति मिली थी, इसको क्या मिली थी? वहाँ से परमिशन मिली थी। वो कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। और इसके बाद में 15 अगस्त 1947, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी दिन से ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वो लागू हो गया था। एक बार और नज़र डालते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसको ब्रिटेन की संसद में कब पेश किया गया था? वो पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। इसके बाद में वहाँ से इसको जो संस्तुति यानी कि परमिशन मिली थी वो 18 जुलाई 1947 को मिली थी। और उसके बाद में 15 अगस्त 1947 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हो गया था। अब आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान थे, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थीं। एक नज़र उसकी विशेषताओं पर डालते हैं। तो इसका पहला बिंदु है कि ब्रिटिश शासन समाप्त,
यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत से अब ब्रिटेन को अपना शासन समाप्त कर देना था या भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाना था। और 15 अगस्त 1947 से भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाना था। अगला पॉइंट है भारत का विभाजन करके दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान। भारत का विभाजन करने के बाद में दो स्वतंत्र एवं अलग राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान का निर्माण किया जाना था या सृजन किया जाना था। इसके बाद में आते हैं जो वायसराय का पद होता था भारत में, वायसराय का यानी ब्रिटिश भारत में वायसराय का जो पद होता था उसको क्या कर दिया जाना था, समाप्त। और उसको समाप्त करके प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। पहले संपूर्ण भारत का क्या होता था, एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आने के बाद में जितने भी अधिराज्य थे वो उनके क्या कर दिए गए, वायसराय जो पूरे राष्ट्र का जो वायसराय हुआ करता था उसको उठा करके प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल का प्रावधान कर दिया गया। अगले बिंदु पर आते हैं कि संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने की और किसी भी देश का संविधान अपनाने की जो छूट थी वो दे दी गई। यानी जो संविधान सभाएं थीं वो क्या कर सकती थी, अब वो अपने देश का संविधान खुद बना सकती थी। अगर वो चाहें तो किसी अन्य देश के जो संविधान हैं उनके प्रावधानों को अपने देश में सम्मिलित कर सकती थी या स्वतंत्र रूप से किसी अन्य देश का संविधान भी अपना सकती थी। यहाँ पर संविधान सभाओं का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर संविधान सभाओं का तात्पर्य ये है कि भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान के लिए जो अलग से प्रावधान किए गए थे वो, यानी अगर जो पूरे भारत का जो विभाजन किया गया था वो दो स्वतंत्र राष्ट्रों में कर दिया जाना था, एक पाकिस्तान एक भारत। तो भारत अगर चाहता, अगर वो जैसे भारत को अपना संविधान बनाना है तो वो चाहे तो किसी भी देश का संविधान अपना सकता है, किसी भी देश के प्रावधानों को अपने संविधान में सम्मिलित कर सकता है। और यही बिल्कुल सेम प्रावधान थे वो पाकिस्तान के लिए थे। नए संविधान के निर्माण होने तक, इससे पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि जब भी जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, भारत शासन अधिनियम 1935 था, जब तक भारत का संविधान नहीं बना था तब तक जो शासन चलाया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भी ये प्रावधान दिया गया था कि जो नए संविधान का निर्माण होगा तब तक भारत का जो शासन है वो किसके आधार पर चलाया जाएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही चलाया जाएगा। देसी रियासतों पर ब्रिटेन की जो प्रभुसत्ता थी, अधिकार था उनका, वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और उन्हें भारत डोमिनियन यानी भारत संघ या पाकिस्तान डोमिनियन या पाकिस्तान संघ के साथ सम्मिलित होने या फिर स्वतंत्र रहने की छूट दे दी गई थी। इसका मतलब है कि जो देसी रियासतें थीं, छोटी छोटी रियासतें थीं हमारे देश की, उनको क्या छूट दे दी गई कि अगर वो चाहें तो ब्रिटिश प्रभुसत्ता तो उनके ऊपर से समाप्त हो ही गई थी, अगर वो चाहें तो जो पूरे राष्ट्र का जो विभाजन हुआ है भारत और पाकिस्तान में, तो जो देसी रियासतें हैं अगर वो चाहें तो भारत में भी रह सकती हैं या भारत संघ के साथ सम्मिलित होकर रह सकती हैं। अगर वो चाहें तो वो पाकिस्तान संघ के साथ सम्मिलित होकर रह सकती हैं। अगर वो चाहें कि हमें इन दोनों में से किसी संघ में सम्मिलित नहीं होना है तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो देसी रियासतों को क्या कर दिया गया, उनके ऊपर से ब्रिटेन की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया गया और उनको छूट दे दी गई कि वो चाहें तो भारत संघ पाकिस्तान संघ में सम्मिलित हो सकती हैं। अगर वो सम्मिलित होना नहीं चाहती हैं तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। भारत का सम्राट, ये पद जो था इसको समाप्त कर दिया गया, यानी जो भारत पर शासन चलाया जाता था वो ब्रिटिश क्राउन के नाम से चलाया जाता था, ब्रिटिश राजा के नाम से चलाया जाता था। जो इंग्लैंड का राजा हुआ करता था उसी के नाम से भारत का शासन चलाया जाता था। तो ये भारत का सम्राट पद हुआ करता था उसको भारत शासन अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनकर, अब यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि जो भारत संघ था यानी
भारत स्वतंत्र हुआ था, यानी भारत संघ के रूप में भारत का निर्माण हुआ था, तो उसके जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसी के साथ साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बारे में एक वीडियो अलग से बना देंगे, भारत के गवर्नर, यानी कि कब गवर्नर हुआ करते थे, कब गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, कब गवर्नर जनरल वायसराय में परिवर्तित हो गया, कब वायसराय किस में परिवर्तित हो गया? भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित हो गया। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, छोटा सा वीडियो, उसमें इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ हमें जानने की आवश्यकता है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो नए डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। यानी जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ दिलाई थी। 1946 में जो संविधान सभा बनाई गई थी, 1946 में जो संविधान सभा बनाई गई थी उसको स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी कि जो 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसको स्वतंत्र भारत की क्या बना दिया गया? संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में एक शब्द आता है भारतीय संविधान के विकास में, बाल्कन प्लान या स्मे प्लान। बाल्कन प्लान या स्मे प्लान, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि बाल्कन प्लान क्या था। जो बाल्कन प्लान था वो लॉर्ड माउंटबेटन, सर हेस्टिंग इस्मा और जॉर्ज एबेल की एक समिति द्वारा तैयार की गई एक योजना थी। बाल्कन प्लान क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन, हेस्टिंग इस्मा और जॉर्ज एबेल की एक समिति द्वारा तैयार की गई एक योजना थी, और ये योजना भी कब आई थी? 1947 में आई थी, 1947 में आई थी। क्या उद्देश्य था इस योजना का? इस बाल्कन प्लान का उद्देश्य क्या था? कि सत्ता का जो हस्तांतरण है प्रत्येक राज्यों को कर दिया जाए। बाल्कन प्लान में जो प्रावधान थे उसके बारे में जानते हैं। तो क्या प्रावधान था इसका? पहला प्रावधान था कि जो सत्ता का हस्तांतरण किया जाना है भारतीय स्वतंत्रता के बाद, जो सत्ता सौंपी जानी है वो जितने भी अधिराज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, उनको अलग अलग रूप से सत्ता सौंप दी जाए। यानी सत्ता का हस्तांतरण, पावर का जो बंटवारा है वो सभी राज्यों को अलग अलग रूप से किया जाना। दूसरा प्रावधान था कि बंगाल एवं पंजाब अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रावधान दिया गया था जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, या जो माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन योजना में ये प्रावधान दिया गया था कि बंगाल और पंजाब का क्या होगा? बंटवारा होगा। बंगाल और पंजाब का क्या होगा? बंटवारा होगा। तो बंगाल और पंजाब को इस बाल्कन प्लान के अंतर्गत ये छूट दे दी गई थी कि अगर बंगाल और पंजाब चाहें तो अपने बंटवारे के लिए लोगों का सहारा ले सकते हैं, उनके मत का सहारा ले सकते हैं, जिसको बोला जाता है जनमत संग्रह। क्या बोला जाता है? जनमत संग्रह। यानी इसमें यह प्रावधान था कि बंगाल एवं पंजाब अगर चाहें तो अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का उपयोग कर सकते हैं। देशी रियासतों को यह छूट जो या तो भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हों या फिर स्वतंत्र हैं। जैसा कि पूर्व में हमने बताया था कि जो देशी रियासतें थीं उनको बाल्कन प्लान के अंतर्गत भी ये छूट दे दी गई थी कि अगर वो चाहें तो या तो भारत के साथ सम्मिलित हो जाएं, अगर वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हो जाएं। अगर वो नहीं चाहते हैं कि हमें न तो भारत के साथ सम्मिलित होना है न हमें पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होना है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। अब बात करते हैं परिणाम। बाल्कन प्लान का या बाल्कन योजना का परिणाम क्या निकला? लॉर्ड माउंटबेटन ने जब इस योजना के पूरे मसौदे को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा, लॉर्ड माउंटबेटन ने इस योजना को, जो इसका विवरण था, इसके में जितने भी उन्होंने मसौदे तैयार किए थे उनको किसके सामने रखा? जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब इसको पढ़ा और इसके प्रावधानों पर नज़र डाली तो उन्होंने महसूस किया कि ये जो पूरा प्लान है, बाल्कन प्लान, इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं इनसे भारत की जो है व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। जैसे कि इसमें प्रावधान दिया गया था कि बंगाल एवं पंजाब अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं, है ना। इसके पूर्व में बताया गया था कि सत्ता का हस्तांतरण है वो प्रत्येक राज्य को अलग अलग रूप से कर दिया जाए। मतलब हर राज्य में एक अलग प्रकार की सरकार, हर राज्य चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना सकता है, कोई भी काम कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? एक कंट्रोल नहीं रहेगा, सभी जो अधिराज्य हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएगी? हिंसा और लोगों में असंतोष की भावना का
विकास हो जाएगा, जिससे कि भारत की जो कि कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि ये भारत की जो जैसे शब्द आता है अखंडता, तो उस अखंडता को क्या कर रहा था, ये क्रॉस कर रहा था। यानी भारत को खंडों में बांटने की एक योजना थी, भारत को तोड़ने की योजना थी जो बाल्कन प्लान थी। तो इसको जब लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा तो उन्होंने तुरंत ही इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और बाल्कन प्लान। इसके बाद में अगले वीडियो में हम बताएंगे जो अंतरिम सरकार स्थापित हुई थी उसमें किस व्यक्ति के पास कौन कौन से विभाग थे, और उसके बाद में एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जितनी भी क्लासेस हमने करी हैं, 4 से 5 क्लासेस हमने करी हैं, इन क्लासेस में जितने भी पॉइंट्स पहली बात तो जो छूट गए होंगे या रह गए होंगे उनको कवर करेंगे, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव तरीके से या वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए होंगे, मतलब इसी टॉपिक से पूर्व की परीक्षाओं में, चाहे वो पीसीएस की परीक्षाएं हों या फिर वो कोई भी एक दिवसीय परीक्षाएं हों, उन सब में इस वाले टॉपिक से भारतीय संविधान के विकास से जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे उन सब का कलेक्शन करके एक वीडियो और बनाएंगे, जिससे आपको इस पूरे चैप्टर को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।